एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर 4 टॉपिक नेम है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है बिजनेस में तो वो ये जानना चाहता है कि जो चिट्ठे में संपत्तियां और दायित्व दिखाए गए हैं वो उनके मूल्य सही है या नहीं, और पुराने साझेदार भी ये जानना चाहते हैं कि संपत्ति और दायित्वों के मूल्य बढ़े हैं या नहीं बढ़े। तो इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है जिसे पुनर्मूल्यांकन खाता भी बोलते हैं। इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ये नॉमिनल नेचर का होता है। इसमें हानियों को, जब कोई हानि होती है उससे इस खाते को डेबिट करते हैं, और कोई लाभ होता है तो इस खाते को क्रेडिट किया जाता है। संपत्तियों के मूल्य बढ़ने से हमें प्रॉफिट होता है तो उसको क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। इसी तरह से संपत्तियों का मूल्य कम होता है, वो हानि होती है, उसे डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। देखिए इस तरह से, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। पार्टिकुलर्स, जैसे संपत्तियों का मूल्य कम हुआ, टू एसेट, नाम लिखना एसेट का जिसका मूल्य कम हुआ। इसी तरह से इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू एसेट अकाउंट। जितने से एसेट का मूल्य डिक्रीज हुआ वो हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए ये डेबिट में आएगा। ठीक है, अकाउंट यूज करें या ना करें आपकी मर्जी है, तो एसेट से भी काम चल जाएगा। इसी तरह से जब इंक्रीज होती है एसेट की वैल्यू, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, तो ये प्रॉफिट होता है, ये खाता क्रेडिट हो जाएगा। देखिए कैसे, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाय एसेट अकाउंट आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसी तरह से इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, अगर लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो ये हमारे लिए लॉस है, तो हम इसे कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहां लिखेंगे टू लायबिलिटी, समझने के लिए देख लीजिए यहाँ पर डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज। इसी तरह से डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज है, ये हमारे लिए प्रॉफिट है तो अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। यहाँ आ जाएगा बाय लायबिलिटी डिक्रीज। इसी तरह से कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है जो पहले रिकॉर्ड नहीं की हुई और आपको पता चली है, वो आपको प्रॉफिट हो गया, वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे।
वही होगा इसमें एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन की एंट्री होगी। इसी तरह से कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अचानक से कोई लायबिलिटी आ गई आपको पता नहीं था तो वो आपके लिए लॉस है तो डेबिट साइड में आ जाएगा। लॉस डेबिट में, प्रॉफिट क्रेडिट में, इसलिए इसे नॉमिनल नेचर का अकाउंट बोलते हैं। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है, तो आप बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। अब क्या होता है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो तो डेबिट, क्रेडिट का अगर टोटल ज्यादा है, प्रॉफिट का टोटल ज्यादा है तो डेबिट में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, क्योंकि पुराने पार्टनर्स का हक है इस पर, ठीक है। और अगर लॉस आता है तो क्रेडिट साइड में, क्योंकि एक्सपेंसेस का टोटल ज्यादा है तभी लॉस आ रहा है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस रेशो में, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके बीच में, ठीक है। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इन केस ऑफ प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, distribute profit in of revaluation in old ratio। इसी तरह से लॉस आ जाए तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूट ऑफ लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन इन ओल्ड रेशियो अमंग ओल्ड पार्टनर्स। तो इस तरह से ये जनरल एंट्रीज हैं जो आपको करनी है, ठीक है। अब हम एग्जांपल करेंगे। तो अब आपने क्या देखा कि ये नॉमिनल नेचर का होता है, इसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। ये क्यों बनाया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करने के लिए। ये आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है। तो ये फॉर्मेट है, ये आपको याद करना है, ये एंट्रीज हैं, इसको आपने समझना है। तो मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब भी कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो उसे ये जानने की जरूरत होती है कि जो बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी दिखाए गए हैं वो सही मूल्य पर है या नहीं, वास्तव में अब उनका मूल्य क्या है, उनका मूल्य बढ़ा है या घटा है या नहीं। पुराने साझेदार भी ये समय समय पर जानना चाहते हैं कि संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में बढ़ोतरी हुई है, कमी हुई है, क्या हुआ है। तो उसके लिए हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये नॉमिनल नेचर का होता है, नॉमिनल का रूल फॉलो करता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। डेबिट साइड में हम हानि को दिखाते हैं, एसेट के मूल्य में कमी होती है तो हमें हानि होती है तो डेबिट साइड में शो किया जाएगा। एसेट के मूल्य में वृद्धि होती है तो क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरह लायबिलिटी इंक्रीज हो तो लॉस है डेबिट में, लायबिलिटी डिक्रीज है प्रॉफिट है क्रेडिट में। कोई एसेट है बढ़ गई है तो इधर आएगा, घट गई है लायबिलिटी, सॉरी लायबिलिटी बढ़ गई है तो डेबिट में, एसेट बढ़ गया तो क्रेडिट में। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट में प्रॉफिट आ जाएगा, इसके टोटल में से ये लेस करेंगे, ये प्रॉफिट आ जाएगा, कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट में। और अगर लॉस है वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में।
ठीक है, अब हम एग्जांपल करेंगे। देखिए, जनरल एंट्रीज करनी है। फर्स्ट पॉइंट, स्टॉक is undervalued by 10%. Book value of stock ₹54,000। देखिए, स्टॉक का मूल्य अंडर वैल्यूड होता है, मूल्य कम होना। 10% से स्टॉक का मूल्य कम हो गया। स्टॉक की बुक वैल्यू है 54,000। अब 10% से कम हुआ, देखो जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होती है उसी का ही हम निकालते हैं। अभी कम होकर वैल्यू आई है इसकी 54,000, हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, तो सबसे पहले आप एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे। उसने ये बताया स्टॉक का मूल्य 10% कम हो गया। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें जो कमी और बढ़ोतरी है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करना होता है। देखिए, इसमें मानेंगे लेट एक्चुअल वैल्यू 100, वास्तव में इसका मूल्य था 100, मान लिया। अब उसने कहा 10% से कम हो गया, वैल्यू डिक्रीज, अंडर वैल्यूड बाय 10% है, तो 100 का 10% कितना हुआ? 10। ठीक है, अब डिक्रीज वैल्यू 100 में से 10 गई, कितनी हुई? 90। ये डिक्रीज वैल्यू बुक वैल्यू हुई है। अब देखिए, इफ बुक वैल्यू, इसको बुक वैल्यू भी लिख सकते हैं आप, जिस पे आप शो करते हैं वो बुक वैल्यू होती है। अगर बुक वैल्यू 90 है तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 100। अब जब 54,000 है तो बताइए, बुक वैल्यू 1 है तो एक्चुअल वैल्यू 100/90। और अगर बुक वैल्यू 54,000 है, यानी कि ये वैल्यू डिक्रीज होके आई हुई है 54,000, तो थी कितनी वास्तव में? ये 54,000, ये आ जाएगा 60,000। तो 60,000 वैल्यू थी ये। ठीक है, 60,000 वैल्यू थी और अब कितनी रहेगी? 54,000। कितनी वैल्यू डिक्रीज हुई? 60,000 में से 54,000 गए, ये हो गया 6,000। यानी कि आपको लॉस कितने का हुआ? 6,000। क्योंकि 60,000 स्टॉक की वैल्यू अब कितनी रहेगी? 54,000। तो वैल्यू कितनी कम हुई? 6,000। तो जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड में आप यहाँ ये शो करेंगे टू स्टॉक 6,000। जितने से वैल्यू डिक्रीज होती है हम वो लेते हैं। तो अब आपको मैं सीधे सादे, ये तो मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया आपको सीधी सादी लैंग्वेज में मैं बता देती हूँ कि जब अंडर वैल्यूड आ जाए तो जो वैल्यू होती है इनटू 100 बाय, अगर अंडर वैल्यूड है तो जितना रेट है वो 100 में से कम कर देते हैं, सीधा ये आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें से ये लेस करके आप निकाल सकते हैं। और अगर ओवर वैल्यूड आ जाए, ओवर मतलब बढ़ गया, तो यहाँ पर एक बढ़ा देते। अगर ओवर वैल्यूड आता तो यहाँ 110 कर देते, बजाय इतना लंबा प्रोसीजर करने के। आप ये चीज ध्यान रख लीजिए। क्यों हुआ ये मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसे स्टेटमेंट लगा के हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
टू स्टॉक अकाउंट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक 6000 से, और इसको रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में इस तरह से शो करेंगे। सेकंड पॉइंट, सेकंड देखिए, मैं इसी को ही ले लेती हूँ। अंडर की जगह मैंने लिख दिया ओवर, अब बढ़ गया, ठीक है, यहाँ आ गया 66,000। अब देखिए, तो मैंने आपको बताया एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, 100 करके करेंगे तो भी आपकी मर्जी, नहीं तो आप सीधा क्या करेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे इंटू 100 बाय, अगर अंडर वैल्यूड है तो 100 में से इसको कम कर देंगे, ओवर वैल्यूड है 100 में इसको बढ़ा देंगे, तो 110 कर दिया। ये आ जाएगा 60,000, ठीक है। तो अब इंक्रीज इन स्टॉक, कितना हुआ, 66,000 में से 60,000 घटा देंगे, तो 6,000 से स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई। तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड आएगा, ये इंक्रीज इन स्टॉक, आपको फायदा हो गया, आप यहाँ लिखेंगे बाय स्टॉक और यहाँ लिखेंगे 6,000। अगर हमें इसकी जनरल एंट्री करनी है तो क्या आएगी एंट्री, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, स्टॉक इज ओवर वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम ये करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग is to be increased to, is to be increased to, increased to का मतलब होता है यहाँ तक बढ़ाया गया है, ₹5 लाख, बुक वैल्यू है ₹4 लाख। एक और पॉइंट है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज इंक्रीज्ड बाय ₹5 लाख, और बुक वैल्यू है देखिए, इन दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ। अगर ये इंक्रीज टू है, इसका मतलब 5 लाख तक बढ़ी है, यानी कि पहले वैल्यू 4 लाख थी, अब 5 लाख हो गई, यानी कि 1 लाख से बढ़ी है। और अगर ये लिखा है इंक्रीज बाय, इसका मतलब 5 लाख से बढ़ी है, यानी कि अब होगी 9 लाख। इंक्रीज बाय हो तो ये अमाउंट लेना होता है, इतना डिफरेंस आता है। और अगर इंक्रीज्ड टू है या डिक्रीज्ड टू है तो आपको इसको कंपैरिजन करके लिखना है, ठीक है। यानी कि 5 लाख तक बढ़ाना है, तो 4 लाख से 5 लाख तक आने में कितनी वैल्यू बढ़ी, 1 लाख, और ये है 5 लाख से बढ़ेगी, इसका मतलब 4 लाख है तो 5 लाख बढ़ के 9 लाख हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, ये बढ़ी है 1 लाख से, तो बढ़ी है तो प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट होता है एसेट अकाउंट डेबिट, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ लिखेंगे हम डिफरेंस, जब इंक्रीज टू हो डिक्रीज टू हो तो डिफरेंस लेते हैं,
और इंक्रीज बाय और डिक्रीज बाय हो तो वही का वही अमाउंट ले लेते हैं। यहाँ भी एंट्री सेम होएगी लेकिन अमाउंट चेंज होगा। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ लिखेंगे 5 लाख। ठीक है, ये 5 लाख से बड़ी है, वो 5 लाख तक बड़ी है, तो उसमें डिफरेंस लेना है और ये सेम अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, a debtor whose due of ₹40,000 was written off as bad debts last year, paid ₹30,000 in full settlement। देखिए, एक डेटर यानी कि देनदार था जिसका ड्यू 40,000 का था, उसको आपने बैड डेट मान लिया लास्ट ईयर। आपने सोचा ये पैसा डूब गया, लेकिन उसने 30,000 रुपए जो है फुल सेटलमेंट के पे कर दिए हैं, यानी कि उसने हिसाब किताब क्लियर कर दिया आपका 30,000 में। मतलब 40,000 उसने देने थे लेकिन 30,000 में हिसाब क्लियर कर दिया, आप इसको बैड डेट मान चुके थे। तो जब कोई बैड डेट हम डिक्लेयर कर देते हैं वो बाद में मिलता है, उसको कहते हैं बैड डेट रिकवर्ड। इसकी जनरल एंट्री होती है बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट कितने से हुआ? ये हमारा 30,000 से। ठीक है, अब ये आपको एक तरह का प्रॉफिट हो गया, एसेट बढ़ गई आपकी, तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैड डेट्स, क्योंकि अकाउंट क्लोज करना है आपको। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे क्योंकि एक तरह से आपको प्रॉफिट हो गया, क्योंकि आपको ये एसेट मिल गई है। डेटर आपकी एसेट होती है, एक तरह से एसेट इंक्रीज हो। ठीक है, इसकी जनरल एंट्री आपने 11th में भी करी थी बैड डेट रिकवर्ड की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। फिर इस अकाउंट को क्लोज करके इसमें डालेंगे तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा। ट्रांसफर कर दिया हमने रिवैल्यूएशन, तो ये क्रेडिट हुआ, फिर ट्रांसफर करने के लिए डेबिट किया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, an old customer whose account was written off as bad debt has promised to pay ₹15,000 in full settlement of his account of ₹25,000।
एक ओल्ड कस्टमर था, पुराना कस्टमर था, जिसका अकाउंट आपने बैड डेट रिटर्न ऑफ कर दिया था। उसने प्रॉमिस किया है 15,000 पे करने को। तो इसमें 25,000 के बदले में 15,000 दे रहा है, एक्चुअल में 15,000 दे रहा है। आपको पता था ये डूब गए हैं, लेकिन अब बढ़ गए हैं। तो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट। अब आप ये कहेंगे बैड डेट रिकवर्ड नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में नहीं मिले। अगर ये कहता ना ये प्रॉमिस टू पे है, उसने प्रॉमिस किया है, तो हम ये मान के चलेंगे हमारे डेटर्स में आ गए हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ सन्ड्री डेटर यूज किया है। अगर वो प्रॉमिस नहीं करता, एक्चुअल में पे करता, तो पहले वाली एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड और फिर बैड डेट रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन। लेकिन यहाँ प्रॉमिस किया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझेंगे। प्रॉमिस किया है तो अभी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड नहीं करेंगे, हम सीधा इसको डेटर्स में डालेंगे। हम ये कहेंगे कि डेटर्स हमारे बढ़ गए हैं। सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा 15,000, क्योंकि एक्चुअल में वो 15,000 ही देगा। ठीक है, इस तरह से ये एंट्री हो गई। एक और है, लास्ट है ये, देखिए। अ लायबिलिटी for claim included in creditors ₹20,000 is settled as at ₹16,000। एक क्रेडिटर था 20,000 का, उसको 16,000 में सेटल किया है। यानी कि क्रेडिटर 20,000 का 16,000 में देके, यानी कि हमें फायदा हो गया ना। अब देखिए कैसे करेंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, जब क्रेडिटर इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिटर क्रेडिट करते हैं। अब क्रेडिटर कम हो जाएगा, लायबिलिटी कम हो तो उसको क्या करते हैं, डेबिट 20,000 से। ठीक है, टू बैंक अकाउंट। अब एक्चुअल में आपने उसको कितने पैसे दे दिए, 16,000, और बाकी 4,000 जो प्रॉफिट होगा वो किस में डालेंगे हम, रिवैल्यूएशन में, क्योंकि हमें फायदा हो गया 4,000 का। अब हमें उसे 4,000 नहीं देने पड़ेंगे। तो ये एंट्रीज हैं, ये आप अच्छे से करेंगे। कल हम रिवैल्यूएशन की प्रैक्टिस करेंगे, तो अब आप देख लीजिए। ये दोबारा से बता देती हूँ। लायबिलिटी थी क्रेडिटर की 20,000 की, उसको 16,000 में सेटल किया, 4,000 का फायदा हो गया। तो कैसे दिखाएंगे, 16,000 के 20,000 के क्रेडिटर थे, डेबिट किया, क्योंकि क्रेडिटर अब हम खत्म कर रहे हैं, टू बैंक अकाउंट। एक्चुअल में पैसे कितने गए, 16,000, और 4,000 का प्रॉफिट हो, कहाँ शो करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है।